बच्चों, स्वागत है आप सभी का गर्दा कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक के न्यूमेरिकल। अपवर्तन और अपवर्तनांक हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। अपवर्तन के बारे में हमने परसों की क्लास में पढ़ाया था। उसके बाद हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ाया और हमने कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था अपवर्तनांक के बारे में। हमने बोला था कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि अपवर्तनांक के सवाल किए जाएं या गोलीय दर्पण पढ़ा जाए। तो हमने डिसाइड किया कि आज हम लोग सवाल कर लेते हैं। ठीक है, जो न्यूमेरिकल है अपवर्तनांक से रिलेटेड वो सारे न्यूमेरिकल आज की क्लास में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपवर्तनांक के रिलेटेड न्यूमेरिकल या अपवर्तन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो हम जो बुक करवा रहे हैं वो कौन सी प्रकाशन की बुक है? राजीव प्रकाशन की शायद बुक है ना। तो इसके न्यूमेरिकल हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल इसमें दे रखा है, आप लोग भी साथ में रफ और पेन लेकर के बैठिए, सवाल लगाते चलिए। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल इसमें दे रखा है। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग, यदि आपतन कोण, यदि आपतन कोण। ठीक है, कमेंट करके बताइए आंसर। ठीक है, यदि आपतन कोण, यदि आपतन कोण 42 डिग्री तथा अपवर्तन कोण, तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो, कितना हो? 30 डिग्री हो, तब अपवर्तित किरण विचलित होती है, तब अपवर्तित किरण विचलित होती है। ठीक है, क्या बताना है? विचलित होती है। ठीक है, सवाल क्या दे रखा है? सवाल है कि यदि आपतन कोण 42 डिग्री हो तब अपवर्तित किरण विचलित होती है। इस सवाल को करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो सवाल में क्या दे रखा है? यदि आपतन कोण 42 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो तब अपवर्तित किरण विचलित होती है। ये कौन से कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल है? अपवर्तन हमने पढ़ाया था आप लोगों को, अपवर्तन के कॉन्सेप्ट पर आधारित ये सवाल है। तो देखिए, हमने अपवर्तन में आप लोगों को क्या बताया था कि अपवर्तन में होता क्या है कि अगर ऊपर कोई क्या है विरल, मतलब कोई भी माध्यम हो सकता है, आप चाहे विरल ले लें या फिर सघन। तो यहाँ पर हमने एक चित्र बना लिया। अगर कोई किरण, आपतित किरण यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। तो ये कह रहा है कि जो आपतित किरण है वो कितना कोण बना रही है? आपतन कोण है 42 डिग्री। तो अगर ये आपतित किरण है, अगर मान लो ऊपर कैसा माध्यम है? विरल माध्यम, और नीचे कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। तो होगा क्या? किरण को जाना चाहिए इस तरीके से, सीधे सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे न जा करके हल्का सा टिल्ट हो जाती है। किसकी तरफ? अभिलंब की ओर। किसकी तरफ? अभिलंब की ओर। तो जो आपतित किरण अभिलंब से कोण बनाती है, इस कोण को कहते हैं कोण आई। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा अपवर्तन का तो एक बार देखिए। ठीक है, हमने पढ़ाया है। तो इस जो कोण अभिलंब से आपतित किरण बनाती है उसको कहते हैं कोण आई, और जो अपवर्तित किरण अभिलंब से कोण बनाती है उसको कहते हैं कोण आर। क्या बोलते हैं उसको? कोण आर बोला जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? कोण आर। आपतित किरण जो कोण अभिलंब से बनाएगी उसको कहेंगे कोण आई। अपवर्तित किरण जो अभिलंब से कोण बनाएगी उसको कहेंगे अपवर्तन कोण। ठीक है, आर से लिखते हैं इसको। तो हमने बताया था, अब देखिए यहाँ पर इसका विचलन हुआ है। क्या हुआ है? विचलन, यानी कि इसको जाना चाहिए तो सीधे, लेकिन ये इधर की तरफ टिल्ट हो गई अभिलंब की ओर। तो ये क्या हुआ? यहाँ पर इसका विचलन हुआ या विचलित हो गई थोड़ा सा। ठीक है, तो यही सवाल कह रहा है कि यदि आपतन कोण 42 डिग्री है, कितना है? 42 डिग्री, और अपवर्तन कोण यानी कि कोण आर का मान 30 डिग्री है, तो कोण कितने एंगल से विचलित हुई है, कितने एंगल से डेविएट हुई है? तो इसको हम कैसे निकालेंगे? विचलन कोण निकालने के लिए क्या करेंगे? विचलन कोण। विचलन कोण कैसे निकालेंगे? जो आपतन कोण है, आपतन कोण कितना है? 42, और जो आप अपवर्तन कोण है कितना है? 30। इसको घटा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 12। आप खुद सोचिए ना यहाँ पर कि अगर कोई चीज 42 से आ रही थी और थोड़ा 30 से जा रही तो कितने का अंतर आ गया? 12 का अंतर आ जाएगा। कितने का अंतर आ जाएगा? 12 डिग्री से क्या हो जाएगी? किरण विचलित हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगला सवाल है कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, देखिए आप लोग, कांच का अपवर्तनांक, सवाल नंबर 2। कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कितना है? 1.5। कांच का अपवर्तनांक कितना? 1.5। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की
चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है। हमने बताया था प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। किसमें निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हमने आप लोगों को पढ़ाया था अपवर्तनांक के बारे में। किसके बारे में पढ़ाया था, अपवर्तनांक के बारे में। तो उसमें बताया था कि अपवर्तनांक क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। कल के वीडियो में हमने बताया था कि अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक सापेक्ष अपवर्तनांक, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाता था, C/v, ये फार्मूला होता था। सापेक्ष अपवर्तनांक का निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोला जाता है। तो कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, n का मान, अपवर्तनांक क्या होता है, n का मान है 1.5। वायु में प्रकाश की चाल यानी c 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पूछ क्या रहा है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि v निकालना है। क्या निकालना है, v फाइंड आउट करना। तो यही फार्मूला हम लोग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर C/v। n का मान दे रखा है, n की जगह पर 1.5 हो जाएगा। c का मान भी पता है 3 × 10⁸ और v निकालना है, ठीक है। तो इसके नीचे एक लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर आ जाएगा 1.5 v और बराबर 3 × 10⁸। यहाँ से v बराबर निकालेंगे 3 × 10⁸ और ये गुणे में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, बटे में। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 × 15, 15 दूना 30, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो जाएगी कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। v का मान कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सवाल को करना था, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपका आंसर आ जा रहा है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, जिसका आंसर आ जा रहा है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ऐसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, जो अगला सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये भी सवाल अच्छा है ना, पेपर में कई बार पूछा गया इस प्रकार का सवाल, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, तीसरे सवाल में दिया है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर, क्या कह रहा है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है। प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, ठीक है। कैसे आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है। तो अपवर्तन कोण होगा, अपवर्तन कोण का मान बताना है, ठीक है। इस प्रकार का सवाल हमने जब एक बार वो करवाए थे, क्या बोलते हैं, इस प्रकार का सवाल हम करवा चुके हैं जब अपवर्तन पढ़ाए थे, है ना। परावर्तन बताए थे तो वहां पर भी बताए थे इस प्रकार के सवाल कैसे किए जाते हैं, है ना। सवाल नंबर कौन सा है, सवाल नंबर हो जाएगा राजीव प्रकाशन का 16 नंबर सवाल है, ठीक है। कौन सा नंबर सवाल हो जाएगा, 16 नंबर सवाल है राजीव प्रकाशन का, ठीक है। अगर जिसको भी देखना है, जिसके पास राजीव प्रकाशन की बुक है, वो एक बार चेक कर सकता है, ठीक है। सवाल नंबर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल हमने करवाए हैं कई बार, मतलब बताया है एक बार परावर्तन जब पढ़ाया था, और ये बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। अपवर्तन कोण का मान बताना है। कैसे करेंगे इस सवाल को, हमने परावर्तन पढ़ाया था तो वहां पर बताया भी था, है ना। आसान सवाल है, आपको पता होगा। ये कह रहा है कि अगर कोई प्रकाश किरण है, ठीक है, क्या है, कोई प्रकाश किरण जो दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पे, ये कोई माध्यम है जो एक ऊपर वाले पृष्ठ को नीचे वाले पृष्ठ को अलग कर रहा है, इसके अभिलंबवत यानी कि लंबवत आपतित होती है, यानी सीधी किरण आ रही है। कैसे आ रही है, सीधी, इस प्रकार से सीधी आ रही है, ठीक है। तो हमने परावर्तन में बताया था कि अगर कोई किरण सीधी आती है तो सीधी उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है ना। तो क्या हो जाएगी, सीधे उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो अगर अब आप अगर कोई पानी में टॉर्च, अगर कांच पर एक टॉर्च मारेंगे तो सीधी जाएगी और सीधी लौटकर वापस आ जाएगी।
जब कोई चीज लंबवत डाली जाती है किसी चीज के ऊपर तो उसका कोण जो होता है वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो, क्योंकि हमेशा कोण अभिलंब से लिया जाता है। तो यहाँ अभिलंब भी यही है, किरण भी यही है, तो कोण क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे ये अभिलंब हो जाए और यही किरण हो जाए तो इसमें कोण कोई बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, तो ये कोण क्या हो जाता है? जीरो। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई किरण लंबवत शब्द अगर प्रयोग कर ले, आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है? जीरो। यानी कोण आर का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर बढ़िया सवाल, बस लैंग्वेज से याद रखिए आप लोग कि लंबवत शब्द अगर प्रयोग करें तो उसका कोण हमेशा चाहे परावर्तन हो चाहे अपवर्तन, उसका कोण हमेशा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, तो आइए दूसरा सवाल देखते हैं। इसी प्रकार के सवाल आते हैं ना, 2 नंबर का कभी कभी आता है, कभी कभी 1 नंबर का। जैसे ये सवाल 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, बढ़िया सवाल है, हम पहले ही बता रहे हैं कि अच्छे से करते चलिए। हम हर एक चीज बहुत कॉन्सेप्ट से और बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और आप लोग बस अपना मोटिवेशन बना कर रखिए, हमारा भी सपोर्ट कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ना, कमेंट भी कीजिए। लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप लोग कमेंट कर भी बताइए कि कैसा लगता है आप लोगों को हमारा वीडियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा है, देखेंगे हम लोग यहाँ पर। सवाल नंबर कौन सा है इस किताब के हिसाब से? 18 नंबर है ना, तो हम लोग 4 नंबर सवाल लगाने जा रहे हैं इस किताब में। 18 नंबर। तो यदि वायु के सापेक्ष यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो, कितना हो? 3/2 हो, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा, ये सवाल दे रखा है। ठीक है, बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर क्या हो जाएगा? 18 है इस किताब के हिसाब से। अगर आप लोग राजीव प्रकाशन की बुक रखे हैं तो उसमें देख सकते हैं 18 नंबर सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सवाल बढ़िया सवाल है। इसमें क्या कह रहा है? यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। इसको कैसे करेंगे हम लोग? हमने कल बताया था, अपवर्तनांक जब पढ़ाया था, कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ANG बोला जाता है इसको। क्या बोलेंगे? ANG। ए का मतलब एयर, जी का मतलब ग्लास, और अपवर्तनांक का मतलब n हो जाएगा, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये क्या हो जाता है? ANG। ये दे रखा कितना है? 3/2 है। कितना है? 3/2। ठीक है, यानी कि कांच वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है? 3/2। तो पूछ क्या रहा है? हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच यानी G, ठीक है, अपवर्तनांक यानी N, और वायु यानी क्या हो जाएगा? A, यानी कि GNA का मान निकालना है। क्या निकालना है? GNA का मान निकालना है। तो फार्मूला इसके लिए होता है, आप लोग पहले ये समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो, तो वायु के सापेक्ष, तो वायु यानी एयर, अपवर्तनांक यानी N, और कांच यानी G, ग्लास। तो ANG बराबर 3/2 दे रखा है इसने। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा, तो कांच यानी ग्लास के सापेक्ष वायु यानी एयर, तो GNA निकालना है। क्या निकालना है? GNA। तो इसके लिए फार्मूला होता है कि ANG बराबर 1/GNA। क्या हो जाता है? 1/GNA। तो ANG इज इक्वल टू होता है 1/GNA। तो इस प्रकार से इसको लगाते हैं, तो अप्लाई कर देंगे। अगर हमको GNA निकालना है तो क्या फार्मूला हो जाएगा? इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो GNA बराबर हो जाता है 1/ANG। मान पुट करेंगे तो 1/ANG का मान है 3/2। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, ये 2 कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो GNA का मान आ जाएगा 2/3। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, GNA बराबर कितना आ जाएगा? 2/3। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल है ना, अच्छे सवाल हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। एक बार इसको हम रफ कर देते हैं, फिर देखा जाता है ना। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे अगले सवाल।
अब यहाँ पर दे रखा है 5 नंबर सवाल, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं तो वह घटना पर मतलब वो क्या होता है, वो सघन से विरल में जा रही है या विरल से सघन में जा रही है। तो हमने पढ़ा है आप लोगों को, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती है तो क्या हुआ होगा, बताइए आप लोग। अगर कोई प्रकाश किरण है हमारे पास, मान लीजिए माध्यम हो जाएगा, पृष्ठ हो जाएगा जो बांट रहा है, ये अविलंब हो जाएगा। कोई प्रकाश किरण क्या हो रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हट रही है, ठीक है। जैसे ये कोई प्रकाश किरण आ रही थी, इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, कैसे जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था कुछ ही तरीके इस तरीके से, लेकिन क्या हुआ, ये अविलंब से दूर हट रही है, ठीक है। जैसे सवाल में कह रहा है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती है तो क्या होता है, ये कब होगा जब अविलंब से वो दूर हटेगी। तो हमने बताया था कि ये तब होता है जब ऊपर वाला माध्यम सघन हो, क्या हो, सघन हो, और नीचे वाला माध्यम विरल हो। जब किरण विरल सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, बल्कि अगर हम इसका उल्टा कहें कि विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो जब भी प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रकाश किरण कहां से जा रही है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। कहां जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है, ठीक है, जा रही है। तो जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। अगला सवाल, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है तो प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल कहाँ होती है, निर्वात में, हमने बताया भी है, ठीक है। तो प्रकाश की सबसे अधिक चाल कहाँ पर होगी, निर्वात में होगी। कहाँ पर होगी, निर्वात में, ठीक है। तो प्रकाश की अधिकतम चाल कहाँ होती है, निर्वात में, वैक्यूम में। कहाँ पर होगी, वैक्यूम में, ठीक है। तो इसका हमने बताया भी था कि निर्वात में प्रकाश की चाल को c से लिखा जाता है। तो ये होती कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हमने पहले दिन पढ़ाया था प्रकाश के बारे में, तब बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर केवल इतना पूछा जाए कि अधिकतम चाल कहाँ होती है तो निर्वात में। इसका मान कितना होता है प्रकाश की चाल का, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। अपवर्तनांक अधिकतम कहाँ पर होता है, ठीक है। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यानी कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो हमने कल अपवर्तनांक वाली क्लास में बताया था कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरे का होता है। किसका होता है, हीरे का, ठीक है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरे का, ठीक है। तो हीरा इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीरा। तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, लगभग 2 होता है, ठीक है। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना हो जाता है, लगभग 2। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का। इसी अगर अच्छा एक चीज और समझिए, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है, ठीक है। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होती है तो हीरे में होती है। किसमें होती है, हीरे में, ठीक है। तो सबसे कम प्रकाश की चाल है ना, सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होगी तो हीरा, ठीक है। और अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होता है, हीरे का, है ना। जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। तो सबसे कम प्रकाश की चाल हीरे में होती है, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा हीरे का होता है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, आसान सवाल है। एक दो सवाल और देख लेते हैं ना, थोड़े से आसान सवाल हैं, कुछ भी कठिन नहीं है ना। अगर अच्छे से आपने टॉपिक पढ़ा तो कर लेंगे सभी सवालों को। जैसे एक सवाल दे रखा है इसमें, देखिए आप लोग, सारे सवाल हमने करवा दिए अपवर्तनांक से रिलेटेड और अपवर्तन से रिलेटेड, है ना। जैसे इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी, तो अभी हमने बताया न्यूनतम चाल किसमें होती है, कांच दे रखा, हीरा दे रखा, तारपीन का तेल, जल। तो हीरा है ना, अभी बताया कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक सवाल और देखते हैं, किसी पेंसिल को, सवाल सुनिए आप लोग, किसी पेंसिल को जल में तिरछा करके डुबोते हैं। कैसे डुबोते हैं, जल में तिरछा करके डुबोते हैं तो उसका जल में डूबा हुआ भाग
बाहरी भाग की तुलना में तिरछा दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है? ठीक है, किसी पेंसिल को जल में तिरछा डुबोने पर उसका जो जल में डूबा हुआ भाग है बाहरी भाग की तुलना में तिरछा दिखाई पड़ता है, तो इसका कारण क्या होगा? ठीक है, बताइए आप लोग कमेंट करके कि इसका कारण क्या होता है। तो क्या बोलेंगे इसको? इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। हमने पढ़ाया था कि जल में पड़ी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, तो इसका कारण क्या है? अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जल में पड़ी पेंसिल क्या दिखाई पड़ती है? टेढ़ी दिखाई पड़ती है। अगला सवाल, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? अपवर्तन। ठीक है, तो इसी प्रकार से इतने ही सवाल थे, बाकी अपवर्तनांक और अपवर्तन से रिलेटेड इतने ही सवाल थे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, अगर अदर बुक के तो उसके भी हम सवाल करवा देंगे। और बाकी हम लोग कल से पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, गोलीय दर्पण हम लोग सीखेंगे कल से। अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, जहां से दर्पण से भर भर के सवाल आते हैं बोर्ड में। 3 नंबर का एक सवाल हर बार आता है। ठीक है, उसकी स्थितियां पढ़ेंगे, 6 स्थितियां होती हैं अवतल दर्पण की, सारी स्थितियां देखेंगे कि वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर रखें तो क्या होगा, है ना, अगर अनंत पर रखें तो क्या होगा, सारी चीजें पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।